हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको प्रबंध की भूमिका के बारे में बताऊंगी। प्रबंध की भूमिका के 3 पॉइंट हैं, जिसमें सबसे पहला पॉइंट है अंतर्व्यक्तिक भूमिका। अपनी औपचारिक सत्ता पद स्थिति के कारण प्रबंध अंतर्व्यक्तिक भूमिका का निर्वाह करते हैं। इन भूमिकाओं में निम्नलिखित शामिल है। सबसे पहला पॉइंट आता है संस्था अध्यक्ष। इस भूमिका में संस्था का मुखिया या अध्यक्ष होने के नाते प्रबंधक जो है वैधानिक पत्र मतलब जो कागजात होता है ना, उस पर हस्ताक्षर करने का, सामाजिक गतिविधियों में भाग लेने का या समारोह में अध्यक्षता करने का कार्य करते हैं। ठीक है। दूसरा है नेता की भूमिका। नेता की भूमिका में प्रबंधक अपने अधीनस्थों को संगठनात्मक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रेरित करते हैं। अपनी सत्ता, समन्वय तकनीकों या विपणन उपायों के द्वारा व्यक्तियों की आवश्यकताओं और संगठन के लक्ष्यों में एकीकरण स्थापित करने का कार्य भी करते हैं। नेता की लीडरशिप की भूमिका भी अदा करते हैं। तीसरा है संपर्क अधिकारी। प्रबंधक अपने संगठन और बाह्य पक्षकार, विभिन्न विभागों या संगठनात्मक इकाइयों के मध्य संपर्क सूत्र की भूमिका भी निभाते हैं। यानी कहने का मतलब है बाह्य पक्षकार, जैसे आप जानते हैं ना, अंशधारी है, पूर्तिकर्ता है, कर्मचारी है, जो भी है बाहर के, जो भी सरकार है, उनके साथ जो है समन्वय स्थापित करने का या संपर्क स्थापित करने का कार्य भी करता है। और संस्था के अंदर जो विभिन्न विभाग होते हैं ना, उनमें भी जो है संपर्क सूत्र की स्थापना करते हैं या संपर्क स्थापित करने का कार्य करते हैं। यानी कि इन सब के मध्य समन्वय की दृष्टि से इनका महत्वपूर्ण स्थान होता है। ये 3 प्रकार की भूमिकाएं थी। अंतर्व्यक्तिक भूमिका। दूसरा है सूचनात्मक भूमिका। इन भूमिकाओं में प्रबंधक विभिन्न सूचनाओं, तथ्यों, ज्ञान का संग्रह वितरण करते हैं। इस प्रकार ये संगठन के स्नायु केंद्र भी माने जाते हैं। इनसे संबंधित भी 3 भूमिकाएं हैं। सबसे पहला आता है प्रबोधक। प्रबोधक जो है नियोजन, निर्णय व अन्य प्रबंध के कार्य करने के लिए विभिन्न प्रकार की सूचनाओं की आवश्यकता होती है, तो वे अपने संगठन या इसके वातावरण के बारे में विभिन्न स्रोतों से सूचनाओं को इकट्ठा करते हैं। वे अपने अधिकारियों, अधीनस्थों, सह प्रबंधकों सबसे संपर्क सूत्र की जानकारी प्राप्त करते हैं। दूसरा प्रसारक। जो सूचनाएं वो एकत्रित करते हैं ना, उनको वापस प्रसारित भी करते हैं। किस में करते हैं? अधीनस्थों में, संबंधित इकाइयों में प्रसारित भी करते हैं। उसमें 2 प्रकार की सूचना होती है, तथ्यात्मक सूचनाएं और मूल्य सूचनाएं। जनरली प्रबंधकों द्वारा मूल्य सूचनाएं को प्राथमिकता दी जाती है प्रसारित करने से संबंधित। तीसरा है प्रवक्ता की भूमिका। प्रबंधक अपने संगठन के अंदर प्रवक्ता की भूमिका, जैसे योजनाओं, नीतियों, कार्यक्रमों के बारे में बाह्य पक्षकार जैसे ग्राहक, सरकार, समुदाय, संस्थाओं के विभिन्न प्रकार की सूचनाएं जो है संचार माध्यम से प्रेषित भी करता है, भेजता भी। ठीक है। ये 3 पॉइंट थे इसके आपके। अब अगला पॉइंट है निर्णयात्मक भूमिका। ये प्रबंधकों की व्यू रचना निर्माण करने से संबंधित भूमिका होती है। इसमें 3 प्रकार की 4 भूमिका मुख्य रूप से होती है। पहला है उद्यमी। इस भूमिका में प्रबंधक अपने संगठन के लिए विभिन्न संभावनाओं, अवसरों, खतरों का पता लगाता है, उसके अनुरूप परिवर्तनों और सुधारों को लागू करता है और वातावरण में होने वाले परिवर्तन का लाभ उठाने के लिए संगठन में नव प्रवर्तन को भी लागू करता है। यानी नई नई टेक्नोलॉजी को है ना, वो लागू करता है। यानी उद्यमी की भूमिका, उद्यमी जानते हैं ना, जो उद्योग लगाता है, उसकी भूमिका के रूप में भी प्रबंधक कार्य करता है। दूसरा है उपद्रव निवारक। प्रबंधक अपने संगठन में होने वाले जो प्रतिदिन के झगड़े, उपद्रव, मनमुटाव, संघर्ष, अशांति जो होती है ना, उसको दूर करने का भी काम करता है। ये कर्मचारियों की समस्याओं को भी जो है सुलझाता है। और जो कर्मचारी हड़ताल करते हैं है ना, या कर्मचारी को शिकायतें हैं, कठिनाइयाँ हैं, उनको भी विचार करके और अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए इन्हें दूर करने का प्रयास करता है। तीसरा है संसाधन वितरण। इस भूमिका में प्रबंधक अधीनस्थों के समय प्रबंधक संसाधनों के बारे में कार्य योजना बनाता है, यानी प्लानिंग करता है। वित्त है, कच्चे माल है, यंत्र आदि के बारे में आवंटन के संबंध में भी निर्णय लेता है। विभिन्न विभागों की जो संसाधन प्राथमिकताएं हैं वो भी निश्चित करता है। बजट वगैरह बनाने का काम भी करता है। अब संसाधनों को क्यों, कब, कैसे, किसके लिए कितना खर्च करना, ये सारे निर्णय वो लेता है। ठीक है। चौथा है वार्ताकार भूमिका। प्रबंधक विभिन्न पक्षकारों के विभिन्न समूह जैसे श्रम संघ, पूर्तिकर्ता, ग्राहक, सरकार, अन्य एजेंसियों के साथ भी समझौते संबंधी वार्ताएं करता है, संगठन को लाभान्वित करता है ना, और विभिन्न विवादों की दिशा में वो मध्यस्थ की भूमिका भी अदा करता है। इस प्रकार से ये निर्णयात्मक भूमिका के पॉइंट्स बताए आपको। तो ये प्रबंध की भूमिकाओं के 3 मेन पॉइंट हैं, अंतर्व्यक्तिक भूमिका, सूचनात्मक भूमिका और निर्णयात्मक भूमिका, जिसके बारे में मैंने आपको अभी बताया। नेक्स्ट टॉपिक आता है प्रबंध की पदानुक्रम। प्रबंध की पदानुक्रम वे प्रबंध स्तर है जो विभिन्न
प्रबंधकों के बीच आदेश या संप्रेषण श्रृंखला का निर्माण करते हैं तथा इनके बीच लंबवत यानी सीधी रेखा संबंधों को बतलाते हैं। संगठन संरचना में विभिन्न स्तर होते हैं जो सत्ता, अधिकार, मात्रा, पद, स्थिति आदि का अंतर बताते हैं। इन्हें ही पदानुक्रम कहते हैं, यानी कि पदों का क्रम। पदों का मतलब जैसे उच्च स्तर, मध्यम स्तर, निम्न स्तर। जैसे उच्च स्तर पे ए है, ए के अंडर में बी काम कर रहा है, बी के अंडर में सी कर रहा है। ये एक सीधी रेखा के रूप में जो है ये क्रम चलता है और इसमें आदेश और निर्देश ऊपर से नीचे की ओर चलते हैं, शिकायत या सुझाव नीचे से ऊपर की ओर चलती है, लेकिन एक लंबवत रूप में ये सारी चीज़ें चलती है प्रबंधकीय पदानुक्रम के अंतर्गत, है ना। किसी भी संगठन में प्रबंध के पदानुक्रम कितने होंगे ये किस पर डिपेंड करता है? संस्था के आकार, नियोक्ता के दर्शन, संगठन की विशेषताएं, सीमाएं, प्रबंधों की क्षमताएं, अधिकारों का केंद्रीकरण या विकेंद्रीकरण की नीति पर निर्भर करता है। देखिए, प्रत्येक इस संगठन में सर्वोच्च स्तर से लेकर निम्न स्तर तक, है ना, के कर्मचारियों के कार्यों अधिकारों का विभाजन कर दिया जाता है। परिणाम स्वरूप अधिकारी अधीनस्थ का संबंध जो है नियमित होता है। ये संबंध लंबवत होता है और इससे ही प्रबंधकीय स्तर का निर्माण होता है। मैंने अभी आपको पहले बताया ना कि लंबवत होता है, यानी कि अधिकारी कौन किसका अधिकारी होगा, कौन किसका अधीनस्थ होगा। जैसे ए है, ए उच्च स्तर पर है, उसके अंडर में बी काम कर रहा है तो बी इसका अधीनस्थ हो गया, है ना। और बी के अंडर में सी कर रहा था, सी इसका अधीनस्थ हो गया, है ना। तो ये अधिकारी अधीनस्थ की एक श्रृंखला होती है, लंबी चेन होती है, ठीक है। अच्छा, प्रारंभ में तो क्या होता था, 2 स्तर होते थे। एक तो उच्च जो नियोक्ता है मालिक का होता था, दूसरा कर्मचारी का होता है। लेकिन आजकल क्या है, संगठन का आकार बढ़ गया है, जटिलताएं बढ़ गई है ना। और जो कंपनी के जो वास्तविक स्वामी होता है ना, जो पूंजी लगाते हैं, है ना, वो भाग नहीं लेते प्रबंध के अंदर। तो क्या होता है, ये वो खुद प्रबंध नहीं करते, कहने का मतलब ये है। तो जो अंशधारी होते हैं ना, वो 3 प्रकार के जो प्रबंध के बना देते हैं। 3 प्रकार में सबसे पहले आता है उच्च स्तर। उच्च स्तर में क्या होता है, नियोक्ता के हितों की रक्षा करते हुए उनके लक्ष्य प्राप्ति का काम करते हैं, उसी के अनुरूप सर्वाधिक अधिकार उनके पास ही होते हैं। शीर्ष स्तर का प्रबंध बहुत वृहद जटिल, संगठनों में रोजाना जो नई नई चुनौतियाँ आती हैं ना, उसका सामना करने के लिए उच्च स्तर का निर्माण किया जाता है। और नीचे जो निम्न स्तर पर जो क्या होता है, जिनका जिम्मा कर्मचारियों से काम करवाना होता है, वो निम्न स्तरीय कहलाते हैं। और इन दोनों के मध्य जो कार्य करता है वो मध्यम स्तर कहलाता है ना। तो इस प्रकार से आधुनिक जो जटिल युग है, इसके अंदर जो है बड़े बड़े प्रकार के संगठन हैं। तो उसमें प्रबंधकीय पदानुक्रम में सामान्यतः 3 प्रकार के स्तर पाए जाते हैं। 3 प्रकार के स्तर में आप देखिए, मैं एक चार्ट नीचे बता रही हूँ आपको, उच्च स्तर, मध्यम स्तर और निम्न स्तर, ठीक है। अब एक एक स्तर के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहला उच्च स्तर, उच्च स्तरीय प्रबंध। सामान्यतः उच्च या शीर्ष पदों पर क्रियाशील प्रबंधकों का जो समूह होता है उच्च स्तरीय प्रबंध कहलाता है। अन्य शब्दों में अगर हम कहें तो प्रबंध की कार्यात्मक विचारधारा के अनुसार संगठन में जो नियोजन यानी प्लानिंग, नीति निर्धारण प्रबंध को उच्च स्तरीय प्रबंध कहा जाता है। इसके लिए लुइस ए एलन ने क्या कहा है, प्रबंध नीति निर्धारक समूह जो कंपनी की समस्त क्रियाओं का निर्देशन एवं सफलता के लिए उत्तरदायी होते हैं। अब देखिए, उच्च स्तरीय प्रबंध में कौन कौन आते हैं, संचालक मंडल, है ना, प्रबंध संचालक, महाप्रबंधक आते हैं ना, जिसे मुख्य अधिशासी के नाम से भी जाना, चीफ एग्जीक्यूटिव के नाम से भी जाना जाता है। और उच्च स्तरीय प्रबंध का काम क्या होता है, कार्य क्या है, इसके बारे में एक विद्वान है लिविंगस्टन, उन्होंने उनके 3 कार्य बताए, ठीक है। पहला कार्य निर्णयात्मक कार्य, जिसमें विचारों का उद्गम, नियोजन, उद्देश्यों का निर्धारण, प्रक्रिया संरचना, समन्वय, अधिकारी की नीति निर्धारण, विश्लेषण, क्रियान्वयन आदि ये कार्य बताए हैं। दूसरा है मंशा जानना, ओपिनियन जानना। तीसरा है न्याय संबंधी कार्य, नीति एवं उद्देश्य की प्राप्ति की तुलना करना, लागत एवं वैकल्पिक आधार का मूल्यांकन करना। ये लिविंगस्टन के अनुसार 3 कार्य बताए। अब देखिए, उच्च स्तरीय प्रबंध के सहायक कार्य क्या है। सबसे पहला है उपक्रम के उद्देश्य को निश्चित करना, नीतियों की व्याख्या करना। दूसरा है आवश्यक आदेश निर्देश प्रसारित करना। तीसरा महत्वपूर्ण मामलों पर विचार विमर्श करना। चौथा उपक्रम में दीर्घकालीन स्थायित्व लाना, बजट का अनुमोदन करना, योजनाओं परिणामों की जांच करना, संगठन संरचना के अंतर्गत अधीनस्थों में स्वैच्छिक आधार पर कार्य करने की भावना को विकसित रखना, और अधिकारियों में मितव्ययता, कार्यकुशलता उच्च स्तर बनाए रखना, मुख्य कार्यकारी अधिकारियों का चयन करना, उपक्रम की संपत्तियों के प्रन्यासी ट्रस्टी के रूप में कार्य करते हुए उन्हें सुरक्षा प्रदान करना। 10 कार्य है उच्च स्तरीय प्रबंधन।
दूसरा स्तर आता है मध्यम स्तरीय प्रबंध। मध्यम स्तरीय प्रबंध का आशय उस स्तर से है जो उच्च और निम्न के मध्य होता है। अन्य शब्दों में अगर हम कहें, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष प्रथम पंक्ति प्रबंधक के मध्य स्तर पर कार्यरत प्रबंध मध्यम स्तरीय प्रबंधक कहलाता है। मेरी कुशिंग नाइल्स के अनुसार मध्यम स्तरीय प्रबंध अपने अधीनस्थों के प्रयासों से नीतियों को क्रियान्वित करवाते हैं, आदेश निर्देश परामर्श नीचे की ओर प्रेषित करते हैं, सुझाव निवेदन और शिकायतें ऊपर की ओर प्रेषित करते हैं। कहने का मतलब है जो उच्च और निम्न स्तर के मध्य जो काम करते हैं वो मध्य स्तर करते हैं। ये क्या करते हैं, मध्यम स्तरीय प्रबंधक जो उच्च स्तर के जो आदेश निर्देश होते हैं ना वो निम्न स्तर तक पहुंचाते हैं, और निम्न स्तर की जो शिकायतें सुझाव वगैरह होते हैं ना वो उच्च स्तर तक पहुंचाते हैं। दोनों के बीच की भूमिका जो है मध्यम स्तर निर्वाह करता है। अब मध्यम स्तर में कौन कौन होते हैं, जैसे देखिए मध्य से मध्य मंडल प्रबंधक है, संयंत्र प्रबंधक है, विभागीय प्रबंधक है, उत्पादन वितरण कार्मिक प्रबंधक, ये क्षेत्रीय प्रबंधक इसके अंदर आते हैं। मध्य स्तरीय प्रबंध का मुख्य कार्य क्रियात्मक या परिचालन प्रबंध या उच्च वर्गीय प्रबंधकों के साथ समन्वय स्थापित करना होता है। अगला है मध्यम स्तरीय प्रबंध के अन्य कार्य भी है, जैसे नीतियों की व्याख्या करना और समझाना, किसको, निम्न स्तरीय वालों को, कार्य संचालन हेतु विस्तृत निर्देश देना, दैनिक कार्यों की प्रगति का मूल्यांकन करना, क्रियात्मक कार्यों के संबंध में निर्णय लेने में सहयोग देना, विभागीय कार्यों के समन्वय में सहयोग देना, परिचालन कर्मचारियों को अभिप्रेरित करना, पर्यवेक्षी प्रबंधकों को आवश्यक प्रशिक्षण देना, पर्यवेक्षी कर्मचारियों की समस्याओं को सुलझाना, पर्यवेक्षी प्रबंध पर स्तर होने वाले विवादों को निपटारा, शोध व अनुसंधान करने के लिए प्रयत्न करना। ये 10 कार्य मध्यम स्तरीय प्रबंधकों के बताए गए। तीसरा है प्रथम पंक्ति या निम्न स्तरीय प्रबंध, जिसका तात्पर्य ये होता है उनमें कार्यकारी नेतृत्व प्रदान करने वाले पदों से है, जिनका कार्य मुख्यतः कार्यकारी कर्मचारियों का कार्यों का निरीक्षण करना, निर्देश करना होता है। निर्देशन करना आर.सी. डेविस के शब्दों में पर्यवेक्षी प्रबंध से आशय नेतृत्व करने वाले उन प्रबंधकों से हैं जिनका मुख्य कार्य संचालन, कर्मचारियों का व्यक्तिगत निरीक्षण एवं निर्देशन करना है। इनका कार्य दैनिक कार्यों के निष्पादन संबंधी एवं तकनीकी प्रगति का होता है। कहने का मतलब ये है जो निम्न स्तरीय प्रबंधक होते हैं ना, उनका काम क्या होता है, जो कर्मचारी या लेबर जो काम करते हैं ना उनके कार्यों का निरीक्षण करना है ना, उनको निर्देश देना, उनका काम पूरा हुआ है नहीं वो देखना है ना, निष्पादन से संबंधित या टेक्नोलॉजी से संबंधित कार्य सारे ये सब प्रगति कार्य जो है देखना करना है ना, ये सारा काम निम्न स्तरीय प्रबंध का होता है। अब निम्न स्तरीय प्रबंध में कौन कौन आता है, शाखा प्रबंधक, मुख्य पर्यवेक्षक, कार्यालय अधीक्षक, मुख्य लिपिक, लेखाकार, निरीक्षक, फॉरमैन है ना, खंड प्रभारी, ये सारे इसके अंदर आते हैं। प्रथम पंक्ति प्रबंध का मुख्य कार्य योजना अनुसार कार्य करना, कार्यों में समन्वय स्थापित करना, पर्यवेक्षकों और उनकी समस्याओं का निवारण करना। प्रथम पंक्ति प्रबंध के और भी कार्य है, जैसे संचालन की योजनाएं बनाना, कर्मचारियों के कार्यों का निरीक्षण करना, उनकी गलतियों को सुधार करना, कर्मचारियों के कार्यों की समीक्षा करना, कर्मचारी कार्यविधि का ज्ञान करवाना, कर्मचारी श्रमिकों को कार्यभार सौंपना, विभिन्न संचालन के कार्यों में समन्वय स्थापित करना, उच्च प्रबंधकों को सामाजिक प्रगति विवरण प्रस्तुत करना, अधिकारियों से संपर्क रखना एवं आवश्यक सूचनाएं देना, दैनिक कार्य के प्रभाव पर नियंत्रण रखना, कर्मचारी के मामलों को उच्च अधिकारियों को भेजना, कर्मचारियों को अभिप्रेरित करना, अनुशासन बनाए रखना, कर्मचारियों को आवश्यक शिक्षण प्रशिक्षण प्रदान करना, कर्मचारियों से व्यक्तिगत संबंध बनाए रखना, कर्मचारियों को परामर्श मार्गदर्शन देना, उनकी समस्या को हल करना, कर्मचारियों के कार्यों का मूल्यांकन करना। इस प्रकार से ये 15 कार्य निम्न स्तरीय प्रबंध के हैं। यानी कहने का मतलब ये है तीनों स्तर के प्रबंध के अलग अलग कार्य हैं, वो पढ़े समझ में आए होंगे, है ना। ओके, ये आपका लेसन समाप्त हो गया है। नेक्स्ट लेसन नेक्स्ट वीडियो में। ओके, टेक केयर, बाय।